क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का लक्ष्य बनाकर अगर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क काम करेगा तो इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, एमबीसी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को समता नहीं चाहिए, स्वतंत्रता नहीं चाहिए, बंधुता नहीं चाहिए, न्याय नहीं चाहिए। तो इस लक्ष्य को लेकर काम करोगे तो वो लोग आएंगे ना। और आपका पर्सपेक्टिव जो है, काम करने का जो क्षेत्र है, व्यापक हो जाएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार करने का लक्ष्य रखा है। जो लोग गलती से गलत बात मान रहे हैं, तुम्हारी क्यों सुनेंगे? ये बता, क्यों सुनेंगे? ठीक है, तुमचा धर्म श्रेष्ठ आहे हे तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, माझा पण श्रेष्ठ आहे। काय करा, भांडणं करायचं का समजावून सांगायचं? अभिनिवेश जो है वो हम लोग बगैर सोचे समझे अभिनिवेश बहुत ज्यादा करते रहते हैं। हम सोचते नहीं है इसका परिणाम क्या हो। ये लड़ाई का मामला है, आंदोलन का मामला है, और हर आंदोलन की रणनीति होती है। जिसकी कोई रणनीति नहीं हो सकती उसकी लड़ाई न लड़ी जा सकती है न कामयाब की जा सकती। तो ये संगठन एक व्यापक रणनीति को पूरा करने के लिए बनाया गया ऑर्गन है। इस देश में और दुनिया में यही बुद्धिज्म को स्वीकार किया, सारी दुनिया में फैला है। ये लाख लोगों ने ये फैलाया। तो सम्राट अशोक का आखिरी उत्तराधिकारी सम्राट बृहदत्त मौर्य, उसकी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या की गई, और हत्या करने के बाद नाग लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। पहले मैं कहता था मूल्यवासियों को बांटा, तो जानकारी और ज्ञान तो बढ़ते रहता है, जानकारी और ज्ञान रुकता नहीं है। पहले मैं मूल्यवासियों को 6000 टुकड़ों में बांटा, ऐसा मैं ही कहता। मैं अभी क्या कह रहा हूँ, नाग लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। सारी दुनिया में एक बुद्धिज्म को फैलाने का श्रेय नाग लोगों को है, भारत में भी है। वो नाग लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा। उसके बाद का डेवलपमेंट है। सम्राट अशोक का आखिरी उत्तराधिकारी सम्राट बृहदत्त मौर्य, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करने के बाद ये जातियां जो है, आपको पहले पूर्व में जातियां नहीं मिलती है। ये सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद जातियों का निर्माण हुआ। एक बात। दूसरा, जो कट्टरपंथी बुद्धिस्ट थे, जिन्होंने ब्राह्मणों का वर्चस्व बदले हुए हालात में भी मानने से इनकार कर दिया, उनको ब्राह्मणों ने बहिष्कृत किया, और उनको बहिष्कृत करने के बाद अछूत बनाया। क्या आप लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का अनटचेबल नाम का ग्रंथ पढ़ा? ये समस्या है ना, पढ़ते नहीं ना लोग। पढ़ते तो इसको समझ में नहीं आता उसमें क्या लिखा हुआ, काय के लिए लिखा, भूविरुद्ध शूद्र काय के लिए लिखा, अनटचेबल काय के लिए लिखा,
शूद्र, हु वेयर द शूद्रा, ओबीसी के लिए लिखा। ये भी समझ में आना चाहिए जो पढ़ने वाले लोग हैं। हु वेयर द शूद्रा नाम का जो ग्रंथ है वो ओबीसी लोगों के लिए लिखा। और अगर ये, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे जो लोग हैं, राइट लोग हैं, वो अछूतों को ही शूद्र कहते हैं, समझ में नहीं आता। शूद्र जो है वो आज के शूद्र वर्ण के लोग जो है, आज के पिछड़े वर्ग ओबीसी के पुरखे शूद्र है। क्यों? वो सचूत है, वो उनको छुआ जाता है। ब्राह्मण लोग उसको छूते हैं, अछूतों को छूते नहीं है। छूत और अछूत एक होता है हथियार से मारना, एक हथियार है, हथियार से मारना। तो लोकतंत्र में हथियार चलाना तो गैर कानूनी है। फिर आपके पास हथियार कौन सा है? शब्द। ये क्या है? हथियार क्या है? चाकू, छुरी, बंदूक, गोली गैर कानूनी है, तो फिर आप कौन सा हथियार चलाओ? शब्द। शब्द है ना हथियार। इसलिए आप लोगों को शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, शब्दों को हथियार बनाना चाहिए। शब्दों के माध्यम से आप अपना मैसेज दे सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखा, हु वेयर द शूद्रास। दूसरा अनटचेबल लिखा। तो अनटचेबल लोग अलग है, नहीं होते तो अनटचेबल अलग का ही लिखते। फिर अनटचेबल में क्या लिखा कि अनटचेबल पूर्व के बुद्धिस्ट है। झारखंड में अगर जाओगे तो वहां छोटा नागपुर है, और छोटा नागपुर में नाग ट्राइब है। अरे तुम क्या बोल रहे? वो शेड्यूल कास्ट भी नहीं है, बैकवर्ड क्लास भी नहीं है। छोटा नागपुर में नाग है और वो नाग ट्राइब है। बड़ा नागपुर में आ जाओ, अरे छोटा है तो बड़ा होगा ना। राम नहीं, छोटा कैसे हो सकता? छोटा तभी हो सकता है जब बड़ा है। तो बड़ा नागपुर में जब सेंट्रल इंडिया में आओगे, नागपुर में आओगे, तो आपको पता चलेगा कि इधर नाग कोई और है, इधर नाग कोई और है। इस तरीके से स्टडी करते आना चाहिए, और स्टडी करके फिर उसके सबूत ढूंढो तो आपको मिल जाएंगे। लिखित में मिल जाएंगे, अलिखित में मिल जाएंगे, परंपराओं में मिल जाएंगे, सांस्कृतिक आचरण में हो जाएंगे। हमारे जीवन क्रम में कहीं न कहीं कुछ न कुछ रिफ्लेक्शन होगा और कहीं न कहीं मिलेंगे, जिसको इतिहासकार भी सबूत मानते हैं। तो इस लाइट में हम लोगों को बातों को समझना चाहिए। राजवाड़ी ब्राह्मण बहुत बड़ा इतिहासकार, बहुत बड़ा भारत का इतिहासकार माना जाता है राजवाड़ी ब्राह्मण, और कट्टरपंथी ब्राह्मण राजवाड़। उसने लिखा महाराष्ट्राची स्थापना नागांनी केली। तुम्ही काय म्हणून राहिले? तुम्ही काय वेगळे म्हणून राहिले? थोडं यांनी केली त्यांनी केली, तो फार पर्टिक्युलर आहे। तो काय म्हणतो की जर महाराष्ट्राची स्थापना प्राचीन भारतामध्ये झाली होती, 100 वर्षापूर्वी मराठा शब्द आला। कळलं पाहिजे ना, मराठा जो शब्द आहे, अरे तू ह्या 100 वर्षाच्या जवळपासचा आहे, 100 साल के आसपास का है। विदर्भामध्ये जो कुणबी आहे तोच कुणबी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये होता, आणि तोच कुणबीचा मराठी झाला।
हे जात्यंतर आहे. कुणबी म्हणजे कोण? ते बामण म्हणायचे शूद्र. नाही, आम्हाला शूद्र नाही, आम्ही क्षत्रिय मग मराठा. ते उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बैकग्राउंड में कोई मनोविज्ञान विभाग काम करता है. तो महाराष्ट्र की स्थापना राजवाड़े जो बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, अरे देश भर के लोग उसको बड़ा हिस्टोरियन मानते हैं. उसने कहा महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की और ये एंशियंट इंडिया की घटना है. महाराष्ट्र की स्थापना आजकल में नहीं हुई है, 100-200 साल में नहीं हुई है, और एंशियंट इंडिया की बात है. तो नाग लोगों ने अगर महाराष्ट्र की स्थापना की तो ये हमारा इतिहास एक ब्राह्मण क्यों लिख रहा है इस तरह से? तो हमारे लिए नहीं लिख रहा है, ब्राह्मणों को सतर्क करने के लिए लिखा. तो समझ नहीं रहे हो, ये नाग लोग है, ये नाग लोग है. ब्राह्मणों को बता ये नाग लोग है. और जानते हो ना नाग कौन है? हमारे परंपरागत कट्टर शत्रु. तो उनको जगाने के लिए लिखा, हमको बताने के लिए नहीं लिखा राजवाड़े ने. ये नाग लोगों ने महाराष्ट्र की स्थापना की. अब लोग दिल्ली में आरएसएस के लोग दिल्ली के सत्ता पर काबिज है, समझाने के लिए बता रहे. दिल्ली के सत्ता पर काबिज है तो वो नाम और बहुत सारी चीजें बदलाव करने का काम कर रहे, चेंज करने का काम कर रहे, सत्ता की मदद से करने का काम कर रहे, जो उनका है नहीं इसके बावजूद भी करने का काम कर रहे. अभी ये जो अयोध्या का हिस्टोरिकल पाली लिटरेचर में सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो साकेत है. उस भूमि का नाम अयोध्या का मूल नाम जो है वो साकेत है. अयोध्या का नाम अयोध्या नहीं है, अयोध्या का नाम साकेत है. आप लोगों को हैरानी होगी, साकेत उसका ओरिजिनल नाम साकेत है, अयोध्या नाम नहीं है, साकेत है. सोलह साल तक बुद्ध वहां निवास किया साकेत में. 16 साल 3000 भिक्षु वहां निवास करते थे. बहुत बड़ा सेंटर था. ब्राह्मणों ने मुसलमानों की मदद से उसे डिस्ट्रैक्ट किया. ब्राह्मणों को मालूम था, तो उन्हें नष्ट किया ना, वो नष्ट कर नहीं पाए तो मुसलमानों की मदद लेकर किया. इसीलिए ब्राह्मणों ने मुसलमानों को आमंत्रण दिया आओ, और मुसलमानों की मदद से ऐसे लगभग 3000 बौद्ध विहार है. ये आंकड़ा आरएसएस ने घोषित किया. 3000 मस्जिदों के नीचे मंदिर है ऐसा कहते. तो मैं समझ गया 3000 बौद्ध विहार होंगे. मैं कैसे सोचता हूं, ब्राह्मण कह रहे 3000 मंदिर थे वो विहार मस्जिद के नीचे मंदिर है. तो मैं समझ में आएगा ये 3000 एक बुद्धिस्ट सेंटर होंगे. हम लोगों को बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम सारा का सारा अपने अंदर से डेवलप करना पड़ रहा है. तो ये जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है, इस बात को ध्यान रखो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अनटचेबल पूर्व के बुद्धिस्ट थे इतना ही नहीं कहा. जिन लोगों ने ब्राह्मणों के वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया उनको बहिष्कृत किया. उसका क्या अर्थ है? जिन्होंने विरोध किया वो भी बुद्धिस्ट थे. ध्यान रखो, सेंटेंस का अर्थ समझो ठीक से.
तो भी थे। जब सारा ही भारत बौद्धमय था अफगानिस्तान तक, यहां तक तो अफगानिस्तान तक था, अशोका ने ही तो भेजा था उधर कंधार में, मलिक भेजे, अशोका के बाप ने ही तो अशोका को कंधार में भेजा था। तो हम लोगों को आने वाले समय में 2030 तक का मैं समय निर्धारित किया, उसके लिए कार्यक्रम बनाया, उसके लिए डे टू डे कार्यक्रम बनाया है। 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन, भौगोलिक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग और ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन का 100 संगठनों का जाल, ये 3 काम करने हैं 2030 तक। दोबारा बताता हूं, तो विराट संगठन शक्ति का निर्माण होगा, उसके आधार पर बदलाव।